देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा में इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है अपने पास ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा, और फिर एक है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा, इसमें क्या फर्क है? देखो ग्लोबल जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ओवरऑल। जैसे ग्लोबल मतलब पूरा वर्ल्ड, या पूरा वर्ल्ड या पूरे ग्लोब में कह सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं। लोकल का मतलब होता है कि एक फाइनाइट एरिया है अपने पास, एक गिवन फिक्स्ड एरिया में जो सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहेंगे। जो सबसे छोटी होगी उसको लोकल मिनिमा कहेंगे और जो सबसे बड़ी होगी उसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब जो भी गिवन फंक्शन है अपने पास उसकी सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, वो जो सबसे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है उसको हम ग्लोबल मिनिमा कहेंगे, ठीक। अब देखिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है साइन एक्स का। ये साइन एक्स y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ये है 0, ये π/2 और ये पाई, ये -π/2 और ये -π, ठीक। अगर हम 0 से π/2 की बात करें फॉर x इन बिटवीन 0 to π/2, तो देखिए 0 से π/2 के लिए सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? देखो 0 से π/2 के लिए सबसे छोटी वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो लोकल मिनिमा जो है वो 0 होगा, ठीक। अब लोकल मैक्सिमा की अगर बात करें तो वो कितना होगा? 1। देखो π/2 पे साइन क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारे पास लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की बात होगी। और अगर हम छोटा इंटरवल देते लाइक π/4 देते तो 0 से π/4 तक हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू ढूंढ सकते थे, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पास लोकल मिनिमा और ये लोकल मैक्सिमा। अब अगर हम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात करें तो क्या होगा? देखिए ग्लोबल मतलब साइन एक्स का जो फंक्शन है अपने पास, इसमें एक्स के हर डोमेन के लिए जो भी एक्स की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, तो एक्स का जो डोमेन है, साइन का जो डोमेन है, उस डोमेन के लिए साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? तो साइन का सबसे बड़ा आंसर जो है एक्स, आप कुछ भी रखो, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 1 पॉसिबल है और सबसे छोटी वैल्यू -1 पॉसिबल है, ठीक है। तो ये अपने पास ग्लोबल मैक्सिमा हो गया और ये ग्लोबल मिनिमा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा मिनिमा में फर्क समझा। अब देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। मैंने पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करवाया था आप लोगों को। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देखिए अपने पास कोई एक फंक्शन है लाइक ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है। ये फंक्शन मान लिया कि x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है, ठीक। तो x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है,
सर टू बी पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है। सर ये पीछे वाली लाइट बंद कर दो, रिफ्लेक्शन आ रही है, दिख नहीं रहा बोर्ड सही से। x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है और x इक्वल टू b पे फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी है। अब अगर हम देखते हैं बिफोर x इक्वल टू a, x इक्वल टू a से पहले क्या हो रहा है? देखो x इक्वल टू a से पहले आप इस कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे वो सभी टेंजेंट्स x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म करेंगे। सही है, x एक्सिस के साथ ही एक्यूट एंगल फॉर्म करेंगे ना। तो अब ये x इक्वल टू a पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक। और x इक्वल टू a के बाद जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो हमेशा टेंजेंट x एक्सिस के साथ मोर देन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे लिखते हैं? dy अपॉन dx निकाल के लिखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? तो जो dy अपॉन dx है, x इक्वल टू a, यानी कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा था उस पॉइंट से पहले x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है। यानी कि स्लोप हम कैसे लिखते थे? m इक्वल टू tan थीटा और dy अपॉन dx। ये कैलकुलस में हमने पढ़ा, इतना हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में पढ़ा था। तो ये जो है x एक्सिस के साथ जो है 90 डिग्री से कम एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। x इक्वल टू a से पहले एट x इक्वल टू a क्या होगा? देखिए m इज इक्वल टू जो tan थीटा है यानी dy अपॉन dx, ये x एक्सिस के पैरेलल है यानी कि स्लोप इसका 0 होगा। आफ्टर x इक्वल टू a, x इक्वल टू a के बाद देखिए m इक्वल टू tan थीटा यानी कि dy अपॉन dx, ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल फॉर्म कर रहा है यानी उसका tan निकालेंगे तो tan 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है यानी कि इस बार हमें ये नेगेटिव मिला। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है उस पॉइंट से पहले कर्व के ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस टेंजेंट का स्लोप जो है पॉजिटिव होगा। x इक्वल टू a पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, x इक्वल टू a के बाद टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि dy अपॉन dx changes its sign from positive to negative। साइन इसका जो है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? dy अपॉन dx का जो साइन है दैट साइन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? x इक्वल टू a पे, यानी कि जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम थी। तो dy अपॉन dx जो है हमने क्या देखा कि पहले तो पॉजिटिव हुआ, फिर 0 हुआ और फिर नेगेटिव हुआ। समझ में आ गया? इसको फटाफट आप लोग नोट कर लो जल्दी से। तो हमने क्या देखा? एट ये x इक्वल टू a था और ये x इक्वल टू b। एट x इक्वल टू a dy अपॉन dx changes from positive to 0 to negative, ठीक। देखिए सिमिलरली एट
x इक्वल टू बी, यानी जो अपना पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसमें क्या होगा, जो अपना x पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यहां पे देखिए dy अपॉन dx, सबसे पहले क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक, इधर क्या आ रहा था, नेगेटिव ही आ रहा था, फिर 0 होगा और फिर पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव से 0 और फिर पॉजिटिव, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला, अपना कंक्लूजन ये निकलता है कि जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था तब साइन चेंज हुआ था पॉजिटिव से नेगेटिव, जब पॉइंट ऑफ मिनिमा था तब साइन क्या चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि जो साइन मैक्सिमा या मिनिमा पे जो dy अपॉन dx है उसका साइन चेंज जरूर होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा को एक्सट्रीमा भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहा जाता है, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम एक्सट्रीम वैल्यू भी कहेंगे, ठीक है। तो एट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा dy अपॉन dx must change its sign. This is the necessary and sufficient condition for maxima and मिनिमा। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कई लोग ये सोचते हैं, जैसा कि मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करवाया था आप लोगों को, कि dy अपॉन dx जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि dy अपॉन dx का साइन चेंज होना चाहिए। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, इसमें पढ़ा था कि dy अपॉन dx जो है वो 0 होता है फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर d2y अपॉन dx2 ये लेस देन 0 होता है फॉर मैक्सिमा और ग्रेटर देन 0 होता है फॉर मिनिमा। तो मैक्सिमम लोग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों को में क्या रहती है कि dy अपॉन dx जो इक्वल टू 0 इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, लेकिन ऐसा नहीं है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि dy अपॉन dx का साइन चेंज होना चाहिए, तभी वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ठीक। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं। ये अपने पास y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ है। देखिए एट x इक्वल टू 0, ये अपना x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। x इक्वल, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने बताया था पॉइंटेड एज होना चाहिए, तो x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तब तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा ही नहीं। बट फिर भी देखो यहाँ पे ग्राफ से हमें पता चल रहा है इस पे सबसे छोटी वैल्यू है, और यहाँ से इसके राइट में और लेफ्ट में जब हम बढ़ते चले जाएंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा में देखिए जो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दी थी, इससे पहले इसका स्लोप कितना है, -1, यहाँ पे इसके बाद 0 के बाद इसका स्लोप कितना है, 1। ये है y इक्वल टू x, ये है y इक्वल टू -x,
तो इसका स्लोप -1 और इसका स्लोप 1, तो साइन चेंज हो रहा है कि नहीं स्लोप का, माइनस से प्लस हो रहा है, -1 से +1 हो गया, तो साइन स्लोप का साइन चेंज हो रहा है, यानी x इक्वल टू 0 पे अपना ये मैक्सिमा होगा, ये सॉरी मिनिमा होगा, मैक्सिमा, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखते हैं, जो ये कॉन्सेप्ट हमने करवाया था कि dy डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होगा जाएगा, ठीक है। फॉर x इक्वल टू a, x इक्वल टू a के लिए क्या मिला था हमें, dy अपॉन dx क्या था, पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव, यही हुआ था ना। देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव, यानी कि खुद dy अपॉन dx जो है वो डिक्रीजिंग है, समझ में आ रहा है, पहले पॉजिटिव था 0 फिर नेगेटिव हो गया, तो dy अपॉन dx जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जो भी फंक्शन डिक्रीज होता है उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने पढ़ा है, ठीक। तो डिक्रीजिंग क्या है, dy अपॉन dx, यानी इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, यानी कि d2y अपॉन dx2 इज लेस देन 0, ठीक है। अब और x इक्वल टू b, देखिए dy अपॉन dx इसमें क्या था, नेगेटिव था, फिर 0 हुआ था, फिर पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव 0 पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब कि जो भी इंक्रीजिंग होता है, देखो इंक्रीजिंग क्या है, y इंक्रीजिंग नहीं है, dy अपॉन dx इंक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 होगा, सही है। तो इसका डेरिवेटिव यानी कि d2y अपॉन dx2 विल बी ग्रेटर देन 0, समझ में आ गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r h 2r upon root 3, also find the maximum volume, ठीक है। क्या दिया हुआ है, height, show that the height of the cylinder of maximum volume, तो सिलेंडर जो है उसकी हाइट हमें शो करनी है कि 2r अपॉन रूट 3 होगा, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जिसको हमने कहा इंस्क्राइब किया है, एक स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब किया है, इसके अंदर है ये सिलेंडर, तो आपको ये शो करना है कि इस सिलेंडर का जो हाइट है, हाइट वो 2r अपॉन रूट 3 है, ठीक। तो ऐसा कर लेते हैं, और सिलेंडर हम रेडियस इसका कंसीडर कर लेते हैं कि x होगा, और हाइट मान लेते हैं कि y होगा। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई y होगा, सर दिख नहीं रहा, 10वां नंबर बढ़ गया, दिख नहीं रहा है। तो हमने इस सिलेंडर का रेडियस x मान लिया और हाइट y, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर y। अब पाई एक्स स्क्वायर y जो है यही मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम जिसको हमें करना है, इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y। मैंने बताया था कि अगर दो वेरिएबल आ रहे हो तो हमें इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और वो कन्वर्ट होगा कैसे, क्वेश्चन में कुछ गिवन कंडीशंस होंगी। तो गिवन कंडीशन क्या है, अपने पास जो कांस्टेंट है वो क्या है,
स्फेयर का रेडियस कांस्टेंट है, तो ये स्फेयर का रेडियस हमारे पास दिया हुआ है कैपिटल आर। अब देखिए जब भी हम सिलेंडर को इसके अंदर फिट करेंगे, इसके अंदर रखेंगे, तो सेंटर जो है, जो स्फेयर का सेंटर है वही इस सिलेंडर का भी सेंटर होगा। सेंटर होगा इसका मतलब कि सेंटर के ऊपर वाली हाइट और नीचे वाली हाइट ये दोनों बराबर होंगी, यानी कि ये अपने पास x था और ये y/2, तो x² प्लस y/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r² होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहां से ये कैपिटल B में लिखता हूं, पाई x² की जगह पे r² माइनस y² अपॉन 4 रख देते हैं। अब ये पूरा हमारे पास एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है y में। देखिए आपको रिलेशन भी क्या चाहिए था, y का ही चाहिए था। आपको क्या शो करना था, हमें शो करना था कि हाइट जो है यानी y इज इक्वल टू 2r अपॉन √3। तो ये हमने y में कन्वर्ट कर दिया, हाइट में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये मैक्सिमम है तो इसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dv पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, y पाई r² इंटू वाई माइनस y³ अपॉन 4, ये है अपना रूल। अब dv अपॉन dy पाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो r² माइनस 3y² अपॉन 4। अब फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv अपॉन dy शुड बी इक्वल टू 0। dv अपॉन dy जो है वो 0 के इक्वल आएगा, यानी कि पाई इंटू r² माइनस 3y² अपॉन 4 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 4r² इज इक्वल टू 3y², यानी कि y इज इक्वल टू 2r अपॉन √3। देखिए प्लस माइनस 2r अपॉन √3 होना चाहिए था, लेकिन हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा ही नहीं यहाँ पे। अब y हमें क्या मिला है यहाँ पे, 2r अपॉन √3, यानी हाइट जो है जब 2r अपॉन √3 होगा तब dv अपॉन dy क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इस पे ये मिनिमम भी हो सकता था, तो हमें क्या शो करना है कि इस पे मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखिए नाउ d2v अपॉन dy2 डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए ये है हमारे पास dv अपॉन dy, पाई कांस्टेंट, r² कांस्टेंट है तो 0 माइनस ये 6y अपॉन 4, यानी कि माइनस पाई 3y अपॉन 2, ये हमारा d2v अपॉन dy2 है। अब d2v अपॉन dy2 एट y इज इक्वल टू 2r अपॉन √3 क्या आएगा, माइनस पाई या 3 पाई और y था 2r अपॉन √3 और नीचे 2। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है अपने पास, अपना d2v अपॉन dy2 जो है वो लेस देन 0 ही है। इसका मतलब क्या मिला कि एट y इज इक्वल टू 2r अपॉन √3 v इज मैक्सिमम, ये हमें शो करना था। अब कह रहा है क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना था हमें। तो देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम क्या था, v इज इक्वल टू पाई और r² माइनस y² अपॉन 4 इंटू वाई, यही था। तो पाई r² माइनस y² अपॉन 4, तो देखिए y² अपॉन 4 कितना हो जाएगा, r² अपॉन 3, y अपॉन 2 कितना है, r अपॉन √3 है, तो y² अपॉन 4 r² अपॉन √3 का स्क्वायर इनटू y, तो y आ गया 2r अपॉन √3। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए,
ये हो गया 2r² अपॉन 3 इंटू r अपॉन रूट 3, यानी कि 2 पाई r³ अपॉन 3 रूट 3। ये अपने पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹5 माइनस x अपॉन 100 ईच, यानी कि सेलिंग प्राइस एक आइटम का दिया हुआ है 5 माइनस x अपॉन 100। द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम्स इज ₹x अपॉन 5 प्लस 500। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स वी शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें ये बताना है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उसके लिए उसको कितने आइटम सेल करने होंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम दिया हुआ है 5 माइनस x अपॉन 100 और कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम्स दिया हुआ है x अपॉन 5 प्लस 500। देखिए या तो हम कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम निकाल लें या कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम निकाल लें या सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम्स में निकाल रहा हूं, तो वन का कॉस्ट इतना है तो x का x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x माइनस x² अपॉन 100। ये कॉस्ट प्राइस है ऊपर वाला, नीचे वाला सेलिंग प्राइस है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्या हो रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स वी शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, तो 5x माइनस x² अपॉन 100 माइनस CP, तो x अपॉन 5 माइनस 500 हो जाएगा। ये अपना प्रॉफिट आ गया। इसको P, तो P को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 24x अपॉन 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस x² अपॉन 100 माइनस 500। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए dp अपॉन dx निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में एक वेरिएबल आ रहा है x, तो dp अपॉन dx ये कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 5 माइनस 2x अपॉन 100 और 500 का तो 0 हो गया। अब फॉर p टू बी मैक्सिमम dp अपॉन dx शुड बी इक्वल टू 0। dp अपॉन dx जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो यानी कि 24 अपॉन 5 माइनस 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो गया 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 अपॉन 5 इंटू 50, यानी कि 240। x आ गया 240। अब x जब 240 होगा तो p मैक्सिमम होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब dp अपॉन dx अपना क्या था, 24 अपॉन 5 माइनस x अपॉन 50। डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, d2p अपॉन dx2, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 150, तो ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 240, p इज मैक्सिमम। आपको यही प्रूव करना था, फाइंड करना था कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके ऊपर p जो है वो मैक्सिमम आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इक्वल टू x² प्लस 7।
अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी मतलब जिससे लड़ाई वगैरह करते हैं शायद, उसको अपाचे हेलीकॉप्टर बोलते हैं। वो जो हेलीकॉप्टर है वो y = x² + 7 इस कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है। देखिए वो कर्व जो है जैसे x², इस तरीके से कर्व है, इस पे हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, ठीक है। A soldier placed at 3,7, इधर कहीं पे 3,7 कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे एक सोल्जर बैठा हुआ है, wants to shoot the helicopter when it is nearest to him। देखो हेलीकॉप्टर इस पे मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो इसी पे आगे पीछे ये मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ जो सोल्जर बैठा है ये इसको मार के गिराना चाह रहा है, ठीक है, इसको शूट करना चाह रहा है। कब होगा? जब ये बिल्कुल इसके पास होगा, यानी कि यहाँ पे जब आ जाएगा हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर जब यहाँ पे आएगा तभी इसको शूट करेगा, ठीक। अब देखिए ये पॉइंट हमें मालूम नहीं है कि कब इसके पास होगा, ठीक। तो फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, आपको ये जो डिस्टेंस है मैं इसको कैपिटल डी मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होना है, ठीक। तो मैं इसको अल्फा कॉमा बीटा मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये कर्व के ऊपर अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट होगा जब ये इसके बिल्कुल पास होगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ? d जो है 7 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये d का स्क्वायर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक। अब देखिए अगेन यहाँ पे अल्फा और बीटा दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो हमें इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए देखो अल्फा कॉमा बीटा ये इसी कर्व के ऊपर होगा, यानी इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि बीटा हमें क्या मिल जाएगा? बीटा मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो देखिए माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा हो जाएगा, यहां से 7 माइनस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ 7 माइनस बीटा हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर, सॉरी ये डिस्टेंस था, मैंने अल्फा लिख दिया, तो डी स्क्वायर क्या मिल जाएगा? अल्फा का पावर 4 प्लस 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो 2d इंटू डी अपॉन डी अल्फा 4 अल्फा क्यूब प्लस 2 इंटू 3 माइनस अल्फा इंटू -1, ठीक है। 2 इंटू 3 माइनस अल्फा और इंटू -1, तो डी अपॉन डी अल्फा क्या आ जाएगा? 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, सॉरी 2 अल्फा क्यूब माइनस 3 प्लस अल्फा, ठीक है, अपॉन 2d, ये कैंसिल, तो 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस 3 अपॉन d, ठीक है। तो अपने पास ये जो है डेरिवेटिव मिल गया डिस्टेंस का अल्फा के रेस्पेक्ट में, ठीक। नाउ फॉर मिनिमम डी अपॉन डी अल्फा 0 होगा। देखिए ये डिस्टेंस क्या होना है? मिनिमम होना है, नियरेस्ट होना था, तो इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, यानी 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस 3 अपॉन डी इज इक्वल टू 0, यानी 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब इसका फैक्टर थ्योरम यूज करके इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा -1 इज अ फैक्टर, इसका फैक्टर होगा अल्फा -1,
तो जब हम अल्फा माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1, सबसे पहले 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक, तो प्लस 2 अल्फा प्लस 3, तो ये बनेगा अल्फा माइनस 1 इंटू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब हम 0 से इक्वेट करेंगे, यहां से तो मिलेगा अल्फा इक्वल टू 1 और फिर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 को जब 0 से इक्वेट करेंगे, इसका कोई रियल रूट नहीं मिलेगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। समझ गए? तो यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना होगा और डबल डेरिवेटिव निकाल के ये था, देखिए अब डी देखिए डी डी अपॉन अल्फा डी अल्फा 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस 3 अपॉन डी था। अब हमने इस डी को इधर शिफ्ट कर दिया और ये डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी अपॉन डी अल्फा स्क्वायर प्लस डी इंटू डी टू डी अपॉन डी अल्फा 2, ये 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब एट अल्फा इक्वल टू 1 क्या मिलेगा? ये वाला पार्ट तो 0, डी इंटू डी टू डी अपॉन डी अल्फा 2, ये 6 प्लस 1 यानी कि 7, तो डी टू डी अपॉन डी अल्फा 2 कितना आ गया? 7 अपॉन डी, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, अब पॉइंट फाइंड करना था, तो हमें अल्फा इक्वल टू तो 1 मिल गया और बीटा कितना था? बीटा था अल्फा स्क्वायर प्लस 7, यानी कि बीटा कितना मिल जाएगा? 8, तो पॉइंट हमें मिल गया 1,8।